हेलो एंड वेलकम गाइस टू लीगलपीडिया। दिस इज योर लीगल फ्रेंड राहुल सोलंकी। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है एंड इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ फैमिली लॉ इज फॉलोड बाय वन कम्युनिटी। फैमिली लॉ वेरीज फ्रॉम रिलीजन्स टू रिलीजन्स, जैसे कि हिंदूज के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ एंड एटसेट्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। एज अ पार्ट ऑफ हिंदू कोड बिल, हिंदू मैरिज एक्ट को पार्लियामेंट ने 1955 में इनेक्ट किया था, जिसका मोटिव था to amend and to codify marriage law between Hindus. Hindu Marriage Act provides guidance to Hindus over what is the validity of marriage and conditions of invalidity. It also provides the meaning of marriage, cohabiting rights for both the bride and groom, and a safety for their family and children so that they do not suffer from their parental issues. आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट में 30 सेक्शंस हैं जिनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी, जो कवर करता है सेक्शंस 1 to 4। सेकेंड पार्ट बात करता है हिंदू मैरिजेस की एंड कवर्स सेक्शन 5 to 8। थर्ड पार्ट बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन एंड कवर्स सेक्शन 9 and 10। इसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, जो बात करता है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स की एंड कवर्स सेक्शन 11 to 18। फिफ्थ पार्ट इज अबाउट जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर एंड कवर्स सेक्शन 19 to 28A। उसके बाद आता है सिक्स्थ एंड फाइनल पार्ट, जो बात करता है सेविंग्स एंड रिपील्स, जो कवर करता है सेक्शन 29 and 30। आइए बारी बारी से इन सभी पार्ट्स एंड सेक्शंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पार्ट आता है प्रीलिमिनरी। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड एक्सटेंट की बात करें तो ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन स्पेशल स्टेटस हटने के बाद से अक्टूबर 2019 से ये एक्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पे भी एप्लीकेबल है। सेक्शन नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये एक्ट एप्लीकेबल होगा उस पर्सन पे हु इज हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स, इंक्लूडिंग वीराशैव, अ लिंगायत और अ फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। सेकेंड, कोई भी पर्सन जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख है बाय रिलीजन। थर्ड, या किसी भी पर्सन पे जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है, एक्सक्लूडिंग एक पर्सन जो प्रूव कर दे कि ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 2 साथ ही ये भी बात करता है कि हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स बाय रिलीजन का क्या मतलब है। नंबर 1, कोई भी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं। सेकेंड, कोई भी लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसके एक पेरेंट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है एंड उसे उसी पेरेंट की फैमिली के साथ एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब और कम्युनिटी बड़ा किया गया है। थर्ड, या कोई भी ऐसा पर्सन जो कन्वर्ट हुआ है या रिकन्वर्ट हुआ है टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन में। सेक्शन नंबर 3 बात करता है डेफिनेशंस की एंड इसमें डिफाइन किया गया है बहुत सारी चीजों को। आइए सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, कस्टम एंड यूसेजेस। कोई भी एक ऐसा रूल जो कोई भी एक पर्टिकुलर ट्राइब, कम्युनिटी, फैमिली या किसी भी लोकल एरिया में कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली फॉलो किया जा रहा है, फॉलो होता आ रहा है, उसे कस्टम एंड यूसेज बोलेंगे। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जो रूल है वो सर्टेन होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए एंड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द पब्लिक पॉलिसी। एंड इन केस अगर वो रूल किसी भी एक फैमिली पे एप्लीकेबल हो रहा है सिर्फ, तो उस पर्टिकुलर फैमिली ने वो डिसकंटिन्यू ना किया हो। सेकेंड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कोई भी सिविल कोर्ट जिसके पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है टू लुक इनटू द मैटर्स मेंशन्ड इन दिस एक्ट। नंबर 3, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। फुल ब्लड रिलेशन बिटवीन टू पर्सन तब माना जाएगा जब दोनों पर्सन्स के पेरेंट्स सेम होंगे, यानी व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द सेम फादर एंड मदर। एंड हाफ ब्लड रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स तब माना जाएगा जब उनके फादर तो सेम होंगे लेकिन मदर्स डिफरेंट होंगी। नंबर 4, यूट्रीन ब्लड। यूट्रीन ब्लड रिलेशन बिटवीन टू पर्सन तब माना जाएगा जब उनकी मदर तो सेम होंगी लेकिन फादर्स डिफरेंट होंगे। नंबर 5, प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। नंबर 6, सपेंडा रिलेशनशिप। सपेंडा रिलेशनशिप किसी भी पर्सन का एक्सटेंड होता है 3 generations फ्रॉम द मदर साइड एंड 5 generations फ्रॉम द फादर साइड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इंक्लूडिंग योर फादर एंड मदर एज द फर्स्ट जनरेशन। इसमें फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्रीन ब्लड भी इंक्लूड होता है एंड साथ ही इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन एंड बाय ब्लड भी इंक्लूड होता है। इसमें असेंडेंट का मतलब होता है जब आप अपने से ऊपर की पीढ़ी को देखते हैं एंड डिसेंडेंट का मतलब होता है जब आप अपने से नीचे की पीढ़ी को देखते हैं। अगर कोई भी दो पर्सन एक दूसरे के लीनियर असेंडेंट है तो उन दोनों को एक दूसरे का सपेंडा बोला जाएगा, या फिर अगर उनका कोई कॉमन असेंडेंट है जो सपेंडा रिलेशनशिप की लिमिट्स में फॉल करता है
तो भी उन्हें सपिंडा ऑफ ईच अदर बोला जाएगा। ये डेफिनेशन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में कोई भी दो पर्सन जो सपिंडा रिलेशनशिप में फॉल करते हैं वो एक दूसरे से मैरिज नहीं कर सकते। नंबर 7, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। नंबर 1, अगर एक पर्सन दूसरे का लीनियर असेंडेंट है। सेकंड, अगर एक पर्सन वाइफ या हस्बैंड था ऑफ अ लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ द अदर। नंबर 3, अगर कोई वाइफ थी ब्रदर की या फादर की या मदर के ब्रदर की यानी मामा की या ग्रैंडफादर की या ग्रैंडफादर के ब्रदर की, तो भी वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगा। फोर्थ, अगर कोई टू पर्सन ब्रदर एंड सिस्टर हैं, अंकल एंड नीस हैं, आंट या नेफ्यू हैं, या चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर हैं, या टू ब्रदर्स या टू सिस्टर्स हैं, ये सभी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। इसमें फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड भी इंक्लूड होता है एंड साथ ही इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप भी एंड रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन एंड बाय ब्लड भी इंक्लूड होता है। अब आता है सेक्शन नंबर 4 जो बात करता है ओवरराइडिंग इफेक्ट की। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ओवरराइडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है उन सभी कस्टम्स एंड यूसेजेस पे which were the part of the law which was enforced before the commencement of this act, and कोई भी लॉ फोर्स में था बिफोर दिस एक्ट और अब वो लॉ इनकंसिस्टेंट है इस लॉ के प्रोविजन से, तो उन सभी चीज़ों को वैलिड नहीं माना जाएगा एंड सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रोविजन ही प्रिपेल करेंगे। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द एक्ट जो बात करता है हिंदू मैरिजेस की। सबसे पहले आता है इसके अंदर सेक्शन 5 जिसमें बताया गया है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। सेक्शन 5 बोलता है कि कोई भी टू हिंदूज मैरिज कर सकते हैं अगर वो ये फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो। नंबर 1, किसी भी पार्टी का स्पाउस लिविंग नहीं है एट द टाइम ऑफ मैरिज जिससे पता लगता है कि ये एक्ट बाइगैमी को अपोज करता है। सेकंड, मैरिज के टाइम कोई भी पार्टी वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर पार्टी वैलिड कंसेंट देने के लिए केपेबल है तो वो किसी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र नहीं कर रही होनी चाहिए which is unfit for the marriage and the procreation of children। कोई भी पार्टी रेपिटेटिव इंसैनिटी अटैक से सफर नहीं कर रही हो। थर्ड, ब्राइडग्रूम की एज मिनिमम 21 ईयर्स हो एंड ब्राइड की एज मिनिमम 18 ईयर्स हो एट द टाइम ऑफ मैरिज। फोर्थ, दोनों में से कोई भी पार्टी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हो अनलेस कि उनके कस्टम्स एंड यूसेजेस अलाउज देम टू मैरी ईच अदर। 5, दोनों पार्टीज एक दूसरे के सपिंडा नहीं हो अनलेस कि उनके कस्टम्स एंड यूसेजेस अलाउज देम टू मैरी ईच अदर। अब आता है सेक्शन 6 जो बात करता था गार्डियनशिप इन मैरिज, लेकिन उसे अक्टूबर 1978 में रिपील कर दिया गया था तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। अगला आता है सेक्शन हमारा सेक्शन 7 जिसमें दिया गया है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। इसमें कहा गया है कि हिंदू मैरिज को संपन्न या सोलेमनाइज्ड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ ईदर पार्टी, यानी किसी भी पार्टी के जो भी सेरेमनीज होती हैं एज पर देयर कस्टम्स उनको फॉलो करके शादी संपन्न की जा सकती है। इन राइट्स एंड रिचुअल्स में इंक्लूड होना चाहिए सप्तपदी यानी कि 7 फेरे जो दूल्हा एंड दुल्हन लेते हैं अग्नि के चक्कर लगा के। मैरिज को कंप्लीट एंड बाइंडिंग जब माना जाएगा जब दूल्हा एंड दुल्हन 7वां फेरा कंप्लीट कर लेंगे। अब आता है सेक्शन 8 जो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस की। एक मैरिज को तभी रजिस्टर किया जा सकता है जब 2 कंडीशंस पूरी हो गई हो। नंबर 1, सेरेमनी ऑफ द मैरिज। नंबर 2, दोनों पार्टीज एक साथ एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रह रही हो। साथ ही पार्टीज जो हैं वो अपने वहां के मैरिज ऑफिसर के डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 30 डेज से रह रहे हो प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच एप्लीकेशन इज मेड फॉर द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 8 अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को रूल बनाने के लिए फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। रजिस्ट्रेशन एक तरीके का एविडेंस ऑफ मैरिज प्रोवाइड करती है एंड दिस एविडेंस इज एडमिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब आता है इस एक्ट का थर्ड पार्ट दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 9 जो बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है राइट्स अराइजिंग फ्रॉम द मैरिटल बॉन्ड एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है राइट टू स्टे म्यूचुअली। ये सेक्शन तब अप्लाई होता है इफ देयर इज अ मैरिज बिटवीन 2 पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, देयर मस्ट बी अ विड्रॉल ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अनदर स्पाउस, the withdrawal should be without any reasonable clause, the aggrieved party may file for restitution of conjugal rights, the court must be satisfied with the statement of the party, accordingly the court may grant a decree to the aggrieved party, the couple may live together if the suit is successful। अब आता है सेक्शन 10 जो बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है कि जब कोर्ट डिक्री पास कर देता है जिसके बाद पार्टीज टू अ मैरिज आर नॉट रिक्वायर्ड टू कोहैबिट। इसको डाइवोर्स नहीं माना जाता, वो स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं लेकिन वो अलग अलग रह सकते हैं।
जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटिशन ग्राउंड कैन बी एनी ग्राउंड मेंशन अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 ऑफ दिस एक्ट, जो बात करता है ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स की। अब आता है फोर्थ पार्ट ऑफ दिस एक्ट, जो बात करता है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स की। इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 11, जो बात करता है वॉइड मैरिजेस की। इस सेक्शन में लिखा गया है कि अगर इस एक्ट के बाद कोई भी मैरिज सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, 4 एंड 5, जो बात करते हैं बाइगेमी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंडा रिलेशनशिप की रेस्पेक्टिवली, जो भी सेक्शन 5 के इन सब सेक्शंस को कॉन्ट्रावीन करती है तो वो मैरिज वॉइड मानी जाएंगी। अब बात आती है सेक्शन 12 की, जो बात करता है वॉइडेबल मैरिजेस की। कोई भी मैरिज अगर इन फॉलोइंग कंडीशंस में फॉल करेगी तो वो दोनों पार्टीज के कंसेंट पे होगा कि मैरिज को वॉइड करना है या वैलिड करना है। फर्स्ट, ईदर पार्टी इज इम्पोर्टेंट, unable to consummate the marriage or otherwise unfit for the procreation of children. Second, one party did not willingly consent. In order to consent, both parties must be of sound mind and capable of understanding the implications of marriage. If either party suffers from a mental disorder or recurrent attacks of insanity or epilepsy, then that may indicate that consent was not given. Likewise, if consent was forced or obtained fraudulently, then the marriage may be voidable. Third, the bride was pregnant by another man other than the bridegroom at the time of the marriage. अब बारी आती है डाइवोर्स की। इसमें हमारा सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1। इसमें 8 ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स दिए गए हैं। नंबर 1, एडल्ट्री, when the respondent has had voluntary sexual intercourse with a man or a woman other than the spouse after the marriage is known as adultery. Second, cruelty, the respondent has physically or mentally abused the petitioner. Third, desertion, the respondent has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years. Fourth, conversion to another religion, the respondent has ceased to be a Hindu or has taken another religion. Fifth, unsound mind, the respondent has been diagnosed since the marriage ceremony as being unsound of mind to such an extent that normal married life is not possible. Sixth, disease, the respondent has been diagnosed with an incurable form of leprosy or has vulnerable disease in a communicable form. Seventh, renunciation, the respondent has renounced the world, that is sannyas, by entering any religious order. Eighth, presumption of death, the respondent has not been seen alive for 7 years or more. अब आता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1A। ये 2 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स के बारे में बात करता है। नंबर 1, नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। और सेकंड, नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फॉर 1 ईयर और मोर आफ्टर पासिंग द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब आता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, जो प्रोवाइड करता है ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स दैट कैन बी यूज्ड बाय वाइफ ओनली। फर्स्ट, अगर इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है या जब हस्बैंड एंड वाइफ की शादी हो रही थी तब हस्बैंड की ऑलरेडी एक वाइफ थी, वो भी अलाइव। इसमें सबसे ज़रूरी कंडीशन ये है कि हस्बैंड की वाइफ अलाइव होनी चाहिए। सेकंड, अगर हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। थर्ड, अगर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदूज एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 या फिर सेक्शन 125 सीआरपीसी या सेक्शन 488 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग एक डिग्री या ऑर्डर पास किया गया है बाय द कोर्ट विच प्रोवाइड्स मेंटेनेंस टू अ वाइफ फ्रॉम द हस्बैंड एंड उसकी वजह से देयर हैज बीन नो कोहैबिटेशन फॉर मोर देन 1 ईयर बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, तो वाइफ कैन बी ग्रांटेड डाइवोर्स ऑन दैट ग्राउंड। फोर्थ, अगर मैरिज के टाइम ब्राइड की एज 15 ईयर्स से कम थी एंड आफ्टर अटेनिंग दैट एज एंड बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स वो शादी को एक्सेप्ट नहीं करती एंड रेपुडिएट द मैरिज, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 13A, जो बात करता है ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स की। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोर्ट में डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की गई है एंड ग्राउंड फॉर दैट डाइवोर्स इज अदर देन कन्वर्जन, रेनंसिएशन एंड प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, देन कोर्ट इफ थिंक्स राइट कैन पास द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इंस्टेड ऑफ डाइवोर्स। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 13B। ये बात करता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट है तो वो दोनों मिलके कोर्ट में डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब आता है सेक्शन 14, जो बोलता है नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, यानी कि अगर एक कपल डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए शादी को मिनिमम 1 साल
पूरा होना चाहिए, मतलब 1 ईयर ऑफ मैरिज बीत जाना चाहिए, उसके बाद ही वो फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स के लिए। देयरफॉर दे हैव टू वेट फॉर 1 ईयर आफ्टर मैरिज टू फाइल द पिटीशन। डाइवोर्स के अंडर हमारा लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन 15, जो बात करता है डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे रीमैरी अगेन, यानी कि रीमैरिज की। इसमें कहा गया है कि एक पर्सन डाइवोर्स के बाद रीमैरी कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट, डाइवोर्स की डिग्री पास हो गई है। सेकंड, उस डिग्री के अगेंस्ट कोई राइट ऑफ अपील नहीं बचा है। थर्ड, अगर राइट था तो अपील का टाइम निकल चुका है। फोर्थ, या राइट था एंड अपील फाइल की गई अगेंस्ट द डिग्री तो वो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। तो ये था डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 16, जो बात करता है अबाउट लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। इसमें कहा गया है कि किसी भी वॉइड मैरिज जो सेक्शन 11 में बताई गई है, उस मैरिज से कोई भी चाइल्ड होता है तो उसे लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। एंड अगर कोई भी चाइल्ड वॉइडेबल मैरिज जो सेक्शन 12 में बताई गई है उससे होता है तो उसे भी लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, चाहे वो मैरिज आगे जाके वैलिड हो या वॉइड हो जाए। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 17, जो बात करता है पनिशमेंट फॉर बाइगैमी की। अगर कोई भी पार्टी टू अ मैरिज हैज अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, देन it will amount to bigamy and he or she will be liable for punishment under IPC section 494 and 495। अब आता है सेक्शन 18, जो बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर सेक्शन 5 सब सेक्शन 3, 4 एंड 5 को कॉन्ट्रावीन करता है तो वो भी पनिशेबल होगा। अगर सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 का वायलेशन होता है, जो बात करता है एज रिस्ट्रिक्शन की, तो ही और शी शैल बी लायबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट which may extend to 2 years or a fine which may be extended to rupees 1 lakh or with both। अगर सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 एंड 5 का वायलेशन होता है, जो बात करते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सस्पेंड रिलेशनशिप की रिस्पेक्टिवली, तो ही और शी शैल बी लायबल विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट which may extend to 1 month or with fine which may extend to rupees 1000 or with both। अब आता है हमारा 5th पार्ट ऑफ दिस एक्ट, जिसमें बताया गया है जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर के बारे में। इसमें सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 19, जिसमें कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड की बात करी गई है। ये सेक्शन बताता है कि पिटीशन कहाँ पे फाइल की जा सकती है। तो गाइस, जहाँ पे शादी हुई हो वहाँ कर सकते हैं फाइल, या जहाँ पे रेस्पोंडेंट रहता हो, या जहाँ पे मैरिज के बाद लास्ट टाइम दोनों पार्टी साथ में रही हो, या अगर वाइफ पिटिशनर है तो जहाँ पे वाइफ रहती हो, या जहाँ पे पिटिशनर रह रहा हो इन केस रेस्पोंडेंट इज स्टेइंग आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ दिस एक्ट, यानी इंडिया के बाहर रह रहा हो। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 20, जो बात करता है अबाउट कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशंस की। ये सेक्शन बताता है कि कोर्ट्स में वही कंटेंट्स प्रेजेंट किए जा सकते हैं जो कि परमिसेबल हो, फैक्चुअल बेस्ड हो, आर ऑफ ट्रू नेचर, एंड जो भी स्टेटमेंट्स होंगी पिटीशन की कैन बी वेरीफाइड बाय द पिटिशनर और एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन एंड कैन बी यूज्ड एज एविडेंस एट द टाइम ऑफ हियरिंग। आइए अब अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। सेक्शन 21 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 1908। इसमें कहा गया है कि जितने भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, वो सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रेगुलेट किए जाएंगे। अब आता है सेक्शन 21A, जो बात करता है पावर टू ट्रांसफर पिटीशन इन सर्टेन केसेस की। इसमें कहा गया है कि कोर्ट्स के पास पिटीशन को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की पावर। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 21B, जिसमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटीशंस अंडर द एक्ट की बात करी गई है। इसमें कहा गया है कि कोर्ट्स की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि अगर इस एक्ट के प्रोविजंस के अंडर कोई भी पिटीशन प्रेजेंट की गई है तो कोर्ट में उसका ट्रायल तब तक किया जाएगा जब तक कि वो प्रैक्टिसेबल है एंड विद इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, एंड साथ ही कोशिश की जाएगी कि ट्रायल को विद इन 6 मंथ्स कंक्लूड किया जा सके। अब आता है हमारा सेक्शन 21C, जो बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। किसी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को इस बात पे इनएडमिसिबल नहीं किया जा सकता कि वो ड्यूली स्टैम्प्ड या रजिस्टर्ड नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 22, जो बात करता है प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड। इसमें बताया गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी इस एक्ट के अंदर, वो इन कैमरा होंगी एंड ना तो वो प्रिंट की जा सकती एंड ना ही पब्लिश की जा सकती, एंड अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 23, जो बात करता है अबाउट डिक्री इन प्रोसीडिंग्स की। ये सेक्शन कहता है कि जितनी प्रोसीडिंग्स कोर्ट के सामने लाई गई है, तो कोर्ट का काम है कि उन सभी प्रोसीडिंग्स में डिक्री पास करे एंड रिलीफ प्रोवाइड करे। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 23A,
जो बात करता है रिलीफ फॉर रेस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स की। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी प्रोसीडिंग में चाहे वो डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की हो एंड रिस्पोंडेंट पे पिटीशन में एडल्ट्री, क्रूएल्टी या डिसर्शन का ग्राउंड यूज किया गया हो, तो रिस्पोंडेंट सिर्फ रिलीफ को अपोज ही नहीं कर सकता बल्कि काउंटर क्लेम भी कर सकता है एंड रिलीफ की डिमांड कर सकता है अपने लिए। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 24, जो बात करता है मेंटेनेंस, पेंडलाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स की। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पिटिशनर चाहे वाइफ हो या हस्बैंड, अगर उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो प्रोसीडिंग्स के एक्सपेंसेस को उठा सके, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है एंड कोर्ट कैन ऑर्डर द रिस्पोंडेंट कि वो पिटिशनर के भी एक्सपेंसेस बियर करे। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 25, जो बात करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस की। इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर हस्बैंड या वाइफ की तरफ से एप्लीकेशन दी जाती है टू द जज एज अ पिटिशनर, तो कोर्ट डिक्री पास करते समय रेस्पोंडेंट को ऑर्डर कर सकता है कि वो पिटिशनर को मंथली या किसी भी पीरियोडिक बेसिस पे मेंटेनेंस प्रोवाइड करे या फिर परमानेंट एलिमनी पे करे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 26, जो बात करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की। अगर कोर्ट के सामने कोई भी पिटीशन आती है फॉर द नलिटी ऑफ द मैरिज, चाहे वो वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, जुडिशियल सेपरेशन या डिवोर्स किसी से भी रिलेटेड हो, तो कोर्ट को इंटरिम ऑर्डर्स या डिग्री के द्वारा ये बताना होगा कि चिल्ड्रन की कस्टडी किसके पास रहेगी एंड उसकी मेंटेनेंस एंड एजुकेशन वगैरह के लिए कौन पे करेगा एज पर द केस। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 27, जो बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रॉपर्टी जॉइंटली बिलोंग करती है टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, तो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के प्रोविजंस भी कोर्ट ही बताएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 28, जो बात करता है अपील्स फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर्स की। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पिटिशनर या रिस्पोंडेंट जिसके भी अगेंस्ट में डिक्री या ऑर्डर पास किया गया है, वो अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट द डिक्री और ऑर्डर। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 28A, जो एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स की बात करता है एंड बोलता है कि इस एक्ट की प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने जो भी डिक्री या ऑर्डर पास किया है दैट शैल बी एनफोर्स्ड। तो गाइज यहाँ पे खत्म होता है हमारा इस एक्ट का 5th पार्ट। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट आता है सेविंग्स एंड रिपील्स, जो कि 6th पार्ट है। इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 29, जो कि सेविंग्स की बात करता है और कहता है कि अगर इस एक्ट से पहले कोई भी मैरिज वैलिड थी लेकिन इस एक्ट के बाद वो इनवैलिड हो गई ड्यू टू सिमिलर गोत्र, तो उस मैरिज को बचाने के लिए उसे वैलिड ही माना जाएगा। बेसिकली ये सेक्शन मैरिज को बचाने की बात करता है। नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन आता है हमारा रिपील, जो कि सेक्शन 30 है, बट दिसंबर 1960 में इस सेक्शन को रिपील कर दिया गया था, तो इसे पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। तो गाइज ये था हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का कंप्लीट लेक्चर इन अ इजी वे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू गाइज लाइक्ड इट, then please hit the like button and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, goodbye.